चलिए मित्रों शुरू किया जाए। लेट्स स्टार्ट। बस छोटा सा पार्ट है, इट शुड हार्डली टेक अस 15 to 20 minutes टू गेट डन विद दिस, एंड उसके बाद आप आराम से ब्रेक लीजिए, एंजॉय करिए, पार्टी करिए, आपकी मर्जी है। आथू नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। ये मीठे में बहुत काट लिया आप लोगों ने मुझे, अब मैं बिल्कुल नहीं सुनूं। क्या अभी जस्ट किसी ने कहा कि मैंने आज तक कभी पार्टी नहीं दी? गाने भी नहीं गाए। तुम्हारे लिए सच में हरीश सर ही बने हैं। तू था क्या दिन के अकाउंट्स के लेक्चर में से? बस गाली खाई ना तूने। अब आज वापस बोलता हूँ उनको, बोल रहे थे ना? हाँ चलो अब भी गाता हूँ, ये हो जाए कहीं सामने से विकास सर आ गए तो वो गाना गाते रहेंगे, नहीं तो। अच्छा, आप लोगों ने लास्ट डिस्कशन मेरे साथ किया था। एनीवन सिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? एसबीसी आप? एनीवन एल्स? नो? ओके, हाँ आप भी। चलो, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी मैंने कल आपको बता दिया था ऑलरेडी। वाइल आई वाज सेइंग ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी, आपको याद होगा प्रोड्यूसर कंपनी के इनिशियल मेंबर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर्स कौन होते हैं? हाय, हाँ मैं अल्कोहलिक हूं, इधर ध्यान दीजिए प्लीज। प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर्स कौन होते हैं? खुद प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। आपको इसका एग्जांपल दिया था, लेट्स सपोज दैट्स अ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, तो वहां पे उसके इनिशियल मेंबर्स कौन होंगे? वहीं के अगल बगल जो भी अच्छे मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उन लोग के वहीं से मिल्क आएगा, दे विल यूज इट और डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब मैंने कल आपको बोला था कि ये ऑब्जेक्ट एक बार सिर्फ रीड कर लो, जो आपने बहुत मेहनत से रीड किया था, ठीक है? मुझे पता है बहुत मेहनत से किया था, इसीलिए अब मेरा फर्ज बनता है कि आप इसे सच में मेहनत से एक बार रीड कर लिया जाए। आ जाओ। अच्छा सर, एग्जाम पर्सपेक्टिव प्रोड्यूसर कंपनी की क्या वैल्यू है? उतनी जितनी राहुल गांधी की देश में। एकदम ठीक है, प्लीज। सो प्लीज इसको लिख दीजिएगा, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाय, इफ योर किटी पार्टी इज डन, देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट गोइंग ऑन, प्लीज जल्दी आ जाए। चलो भाव, आने देना, मतलब कोई आ रहा हो तो। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। देखो कल अपन ने पढ़ लिया था, प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट ऑफ व्हाट? प्राइमरी प्रोड्यूस। तो ऊपर वाले वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना, मतलब प्राइमरी प्रोड्यूस का आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन करो, हार्वेस्टिंग करो, उनको कहीं से खरीद के लेके आओ, उनको वेयरहाउस करो, एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, ये सारे काम कौन कर सकती है? एक प्रोड्यूसर कंपनी कर सकती है। सो अगर आपको फर्स्ट पॉइंट को और बेटर लिखना है तो आप इतना नॉर्मली लिख सकते हैं दैट अ कंपनी एंगेज्ड इन एनी काइंड, एक मिनट सुन लो मैं लिखा रहा हूं, अ कंपनी एंगेज्ड इन एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस which can be in the form of production, can be in the form of harvesting, import, export, all qualifies to be called as an producer company. Sure enough? So a company engaged in primary produce, जिनको लिखना है वो लिख लें, a company engaged in primary produce, a company engaged in primary produce by way of production, harvesting, procurement, in production, harvesting, procurement, or import export of such goods, सभी सब श्योर है? फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब यहां से बस टाइम पास से उन्हीं पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से समझाया। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग वर्ड जो अपन ने यूज किया, दैट इंक्लूड्स व्हाट? प्रिजर्विंग, किसी चीज को प्रिजर्व करना, ड्राइंग, डिस्टिलिंग, ब्रूइंग, वेंटिंग, केनिंग, पैकेजिंग ऑफ प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स। अब एक सेकेंड, अगर एक प्रोड्यूसर कंपनी सिर्फ किस काम में जुड़ी हुई है? प्रोसेसिंग में जुड़ी हुई है। गाइस प्लीज चुप हो जाओ। अगर एक प्रोड्यूसर कंपनी सिर्फ प्रोसेसिंग के काम में लगी हुई है, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? अब अगर मान लीजिए कि एक प्रोड्यूसर कंपनी ने पूरा मिल्क रिफाइन करके रेडी रखा है, तो दूसरी प्रोड्यूसर कंपनी क्या कर सकती है? उसे प्रोसेस भी कर सकती है। हाउ टू प्रोसेस इट? उसे पैक करना, उसकी केनिंग करना, मतलब अगर आप लोग देखते हैं बहुत सारी चीजें ऐसे कैन में भी आती हैं आपके पास, लाइक फिश कम्स इन कैन, या फिर कोई नॉनवेज आर्टिकल, या फिर कोई ऐसा मिल्क और ये सब जो कैन में आते हैं, ये कर सकते हो। ये काम जो आप प्रोसेसिंग का कर रहे हो ना, इसको भी क्या बुलाया जाता है? आप प्रोड्यूसर कंपनी के ऑब्जेक्ट में ला सकते हैं। तो इसका मतलब है खाली प्रोडक्शन करना
उसको करना प्रिजर्व ही नहीं है प्रोड्यूसर कंपनी का काम, इवन उसको पैक करने का काम भी क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर कंपनी का काम ही कहलाता है. सो नाउ सेकंड पॉइंट को कैसे लिखना है, इवन अ वर्क ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी इंक्लूड्स प्रोसेसिंग एंड दैट मीन्स either preserving it, drying it, distilling it. तो सिर्फ लिख के रख लो, the object of producer company, the object of producer company, the object of producer company, the object of producer company includes preserving आई एम सो सॉरी, एक वर्ड खाली सही ना, प्रिजर्विंग की जगह प्रोसेसिंग लिख दोगे. द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी इंक्लूड्स प्रोसेसिंग विच मीन्स प्रिजर्विंग, canning and packaging of produce of its members, श्योर है, दोनों चीज क्लियर है. ये प्रोड्यूसर कंपनी के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. अच्छा देखो, दिस इज द लास्ट थिंग टू बी आस्क्ड इन एग्जाम. हाउएवर अपन इसको भी अपने बेस्ट वे में तैयार कर रहे हैं, सो द स्लाइटेस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी ये भी आएगी तो प्रॉब्लम नहीं है. थर्ड, मैन्युफैक्चर, सेल और सप्लाई ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट. अगर आप अपनी मशीनरी मैन्युफैक्चर करते हैं या सप्लाई करते हैं अपने ही मेंबर्स को, क्या प्रोड्यूसर कंपनी अपने मेंबर्स को कर सकती है? सर इसका एक एग्जांपल दे दो. अर्लियर जब गाय के दूध निकालने की बात होती थी तो आपने हमेशा से देखा होगा कि भाई विलेजर गोज डाउन बकेट में, दे एक्चुअली मैनुअली टेक आउट द मिल्क. अभी अगर आपको पता हो तो एक मशीन्स आ गई हैं पूरी, ठीक है. मशीन, इफ यू डोंट नो आई जस्ट टेल यू, गाय को खाली उस कैबिनेट के अंदर जाना है, दैट मशीन इज अटैच्ड, पूरा खींचा है, रवानी खत्म, इतना सा प्रोसीजर करके दे दिया. सो दैट प्रोसीजर विच यू आर सीइंग इज सम मशीनरी, सम न्यू इक्विपमेंट. सो मैन्युफैक्चर, सेल और सप्लाई ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट्स मेनली टू इट्स मेंबर्स. आप अपने मेंबर्स को दे रहे हैं कि प्लीज आप ये टेक्निक यूज करिए. प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल टू इट्स मेंबर्स एंड अदर्स. ओए शाओमी बंद हो जा, साला बैठ के एसी से खेल रहा है. Providing education on mutual assistance principle to its members. अच्छा, some farmers are there, they are unable to do farming. क्या एक प्रोड्यूसर कंपनी अपने फार्मर्स को असिस्टेंस दे सकती है दैट दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट, क्या क्या आप इस टाइम पे उगा सकते हैं, कैसे जमीन को यूटिलाइज करना है? ये भी एक ऑब्जेक्ट है प्रोड्यूसर कंपनी का, जस्ट टू एडुकेट देयर मेंबर्स कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए. श्योर. नेक्स्ट, रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑल अदर एक्टिविटीज फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स. क्वाइट अ डायरेक्ट पॉइंट, आई डोंट थिंक इसमें कुछ चाहिए. एक सेकंड, पहले ए टू ई पॉइंट जल्दी से ऊपर से देख लो. खाली प्रोड्यूसर कंपनी जिसमें मेहनत है अपने को. अच्छा, मैं इसमें इतना ध्यान क्यों दे रहा हूं? मैंने अगर आपको नहीं बताया हो, मैं स्टार्टिंग से आपको फाउंडेशन में भी यही बात बोलता था, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट नोज इट वेल दैट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट चीज हर इंसान पढ़ के आता है, ये इंस्टीट्यूट को पता है. द पॉइंट इज कि आपने अनइंपॉर्टेंट चीजों को कितना अच्छे से पढ़ा है. सो देयर इज अ ग्रेट चांस दे गिव यू द लेफ्ट साइडेड क्वेश्चन, वो अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे आपसे जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर आप वो आंसर कर पा रहे हो सो दैट्स एन अजम्पशन कि आपको इंपॉर्टेंट आते ही होगा. ठीक है, तो इसीलिए आप देखना आपके इसमें शायद डायरेक्टर से इतने क्वेश्चन आए ना आए, पर कभी कभार चार्जेस. एक सेकंड, फाउंडेशन में इस बार आपको साइबर लॉ से क्वेश्चन आ गए थे. व्हाट दैट सिग्निफाइड, जबकि सर ने पढ़ाते वक्त बोला होगा साइबर लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एज अगेंस्ट साइबर लॉज इतना ही. हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, और साइबर लॉ जनरली इतना इंपॉर्टेंट नहीं. आई टेल यू फॉर अ वेरी गुड रीजन, साइबर लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि इंडिया के अंदर उसका भी इतना क्रेज है ही नहीं साइबर लॉ. ठीक है, हाउएवर टीचर्स अब उसको क्यों इंपॉर्टेंट बोलते हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि प्रीवियस 2 एग्जाम से साइबर लॉ बहुत ज्यादा आ रहा है, ऐसे इसलिए हम उसको इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि भाई पिछले एग्जाम से बहुत ज्यादा आ रहा है. बाकी साइबर लॉ का तुम मुझे रिसेंट कोई केस बता दो एग्जाम, अरे होते ही नहीं इतने इजीली यार. इंडिया के अंदर साइबर लॉ के केसेस नहीं है एज अगेंस्ट जो तुम बाकी केसेस देख रहे हो. इसीलिए हम लोग पढ़ाते हुए बोलते हैं चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर एग्जाम में आ जाता है आजकल, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं. ये क्यों किया गया? क्योंकि सबको पता था. ये मेरे साथ हुआ था एक बार जब मैं बच्चों को ILGL पढ़ा रहा था, उसमें मैंने उनको कॉन्स्टिट्यूशन रटवा दिया था. क्यों? क्योंकि 30 नंबर का खाली कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता था. उस पेपर में एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, पूरे पेपर में. और मैंने उनको कहा था बाकी सब ऐसे ही देख लेना, कोई काम का नहीं है. क्यों? क्योंकि पार्ट सी होता ही 30 नंबर का था. मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पूछ के खत्म कर देते थे और एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा. दे डिड इट इन अ स्टाइल टू टेल यू दैट हम अनइंपॉर्टेंट से समझते हैं कि आपने इंपॉर्टेंट पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हेंस आपको इतने अच्छे से करवा रहा हूं. जल्दी देख लो.
एफ वाला पॉइंट प्लीज लिख दीजिएगा, सेम है एकदम। देखिए उसमें क्या हो रहा है, इस बार आप जनरेट कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या? पावर। पावर कैन बी ऑफ एनीथिंग, पावर मीन्स रिसोर्सेज, ठीक है, प्लीज पावर के ऊपर लिख दीजिए रिसोर्सेज। रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, देयर यूज, कंजर्वेशन एंड कम्युनिकेशन रिलेटेबल टू प्राइमरी प्रोड्यूस। आप अपनी लैंड को कैसे रिवाइटलाइज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शंस को कैसे एनहांस कर सकते हैं, कैसे काम बेटर कर सकते हैं, सिर्फ ये टेक्निकल हेल्प देना भी ऑब्जेक्ट होता है प्रोड्यूसर कंपनी का। श्योर है? सारे रटने नहीं है, सिर्फ कुछ आपने याद रखने, सब रटने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट, इंश्योरेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स और देयर प्राइमरी प्रोड्यूस। क्या एक प्रोड्यूसर कंपनी इंश्योरेंस वाला काम कर सकती है? द आंसर इज यस। पर वो इंश्योरेंस किस चीज का देगी? प्राइमरी प्रोड्यूस का ही इंश्योरेंस देगी और किसी का नहीं। ऐसा नहीं कि आप एक प्रोड्यूसर कंपनी और आप बाइक इंश्योरेंस कर रहे हो। डू गेट इट? आप एक प्रोड्यूसर कंपनी और बाइक इंश्योरेंस कर रहे हो, नॉट अलाउड। नेक्स्ट अप, प्रमोटिंग टेक्निक्स ऑफ म्यूचुअलिटी एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। व्हाट इज दिस? आप बढ़ा क्या रहे हैं, मतलब देखिए प्रोड्यूसर कंपनी में हो क्या रहे, सारे इनिशियल प्रोड्यूसर्स एक ही जगह आ रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? म्यूचुअली वर्किंग। सो कहीं ना कहीं आपका प्रोड्यूसर कंपनी क्या प्रमोट कर रही है? म्यूचुअलिटी एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। अच्छा, जो टेक्निक आपने गायकी वाली एक को दी है वो आप बाकी सारे मेंबर्स को भी दोगे? यस, व्हाई? बिकॉज वी आर गिविंग म्यूचुअल असिस्टेंस, किसी एक को नहीं है, सबके लिए। श्योर इनफ? ये थे आपके ऑब्जेक्ट्स एंड द प्रोड्यूसर कंपनी पार्ट कम्स टू एन एंड। ये पार्ट अब जो नेक्स्ट आप पढ़ने जा रहे हो ये आपके जवानी के दिन आपको याद दिलाने चाहिए। फॉरेन कंपनी आपने पहले ही पढ़ा है। फॉरेन कंपनी होने के लिए क्या जरूरी है? आपने कहा सर दो चीजें होना बहुत जरूरी है एक फॉरेन। अगर आपको ये दो चीजें याद है ना, फॉरेन कंपनी यहीं खत्म हो जाता है। फॉरेन कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड outside India and having a place of business in India। सही है? काय झालं? मतलब इसको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो सोचती कोई क्वेश्चन दो, ऐसे कैसे हो सकता है? एक, आप भारत के बाहर बनने चाहिए और आपका हमारे देश में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। मतलब आप हमारे यहाँ पे कोई बिजनेस कर रहे हो तभी तो हमारे लिए फॉरेन कंपनी हो, वरना हमको क्या करना, रहो उधर ही। आप मेरे देश में काम करने। अब एक बात समझना, क्या फिजिकल ऑफिस होना जरूरी है? आंसर नो। फिजिकल हो, इलेक्ट्रॉनिकल नहीं हो, सिर्फ मुद्दा इतना है कि क्या तुम मेरे देश में आके कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर तुम मेरे देश से बिजनेस ले रहे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली लो चाहे फिजिकली ऑफिस ला के लो, डज नॉट मैटर, दोनों ही केस में आप मेरे लिए क्या कहलाओगे? फॉरेन कंपनी कहलाओगे। श्योर इनफ? देखते हैं। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच ए हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। खुद आई, अपने एजेंट के थ्रू आई, इलेक्ट्रॉनिकली आई या फिर फिजिकली आई, सारी चीजों में आप बाहर इनकॉर्पोरेटेड हुए और यहां आए। और देखो एक चीज जो मैंने लास्ट बोली, हमारे यहां से कुछ बिजनेस लिया, कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी मैनर। किसी भी तरीके से मेरे देश में अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तुम मेरे लिए क्या हो? फॉरेन कंपनी। श्योर? एक बार मेरे को वापस से याद बता देना। टू क्वालिफाई टू बी कॉल्ड एज अ फॉरेन कंपनी, फर्स्ट यू शुड बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, नेक्स्ट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और उससे आप क्या कर रहे हो? कंडक्ट अ बिजनेस एक्टिविटी। श्योर इनफ? अच्छा, नीचे इसका पूरा डायग्राम है, जो चीज वापस से बोली गई है, प्लीज डायग्राम देख लो जल्दी से। सेम है? नीचे देख लें। इलेक्ट्रॉनिक मोड मीन्स एंड इंक्लूड्स ईमेल, मोबाइल डिवाइस, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग वाया वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन, वेदर मेन सर्वर इज इंस्टॉल्ड इन इंडिया और नॉट। हमें फर्क नहीं पड़ता आपका सर्वर कहां से, आप कहां से ऑपरेट कर रहे हो। क्या मेरे देश में आप ईमेल के थ्रू बिजनेस कर रहे हो, मोबाइल के थ्रू बिजनेस कर रहे हो, या कोई भी इंटरनेट फैसिलिटी की तरह बिजनेस कर रहे हो, मतलब आपका प्लेस ऑफ बिजनेस भी है इंडिया में, मतलब आप मेरे देश में बिजनेस भी कर रहे हो। क्वेश्चन कम्स टू एन एंड। सर तो ये इतनी सी बात अलग से क्यों बताई गई है? क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा टारगेटेड क्वेश्चन हुआ करता था फॉरेन कंपनी के केस में कि लेट्स सपोज कि कोई बंदा बाहर से ही बिजनेस कर रहा है, बाहर ही पैसा कमा लेता है इंडिया के लोगों से, उसका यहाँ कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है। इन सच अ केस
क्या फॉरेन कंपनी इंडिया के लिए वो बनेगी या नहीं बनेगी? इसका आंसर है यस, वो बनेगी। क्यों? वो कहीं से भी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहा हो या फिर फिजिकली काम कर रहा हो, व्हाट मैटर्स कि वो किन से काम कर रहा है, इंडिया के साथ काम कर रहा है, तो इंडिया उसको क्या बुलाएगी? फॉरेन कंपनी बुलाएगी ही बुलाएगी। श्योर, याद रहेगा? प्लीज देख लें, व्हेन अ फॉरेन कंपनी बिकम्स इंडियन कंपनी। हाँ 379 कब बनेगी? फॉरेन कंपनी को इंडियन कब ट्रीट करोगे? एक मुक्का खाएगा ना मुंह पे डायरेक्ट, बोल रहा है इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हो जाए, हो गया ना उसका इनकॉर्पोरेशन, लल्लू। A foreign company shall be treated as Indian company if not less than 50% of the paid up share capital, whether equity or preference or partly equity and partly preference, is held by one or more Indian citizen. अगर उसकी कंपनी के more than 50% शेयर्स किसी इंडिया के सिटीजन या किन्हीं इंडिया के सिटीजन्स ने अक्वायर कर ली, तो ऐसे केस में उसको क्या बुलाना है आपको? इंडियन कंपनी। नेक्स्ट, इंडिया की कंपनी ने सामने बाहर फॉरेन कंपनी के अंदर मोर देन 50% स्टेक ले लिया, तब भी फॉरेन कंपनी को अपन क्या बुलाएंगे? इंडियन कंपनी। क्यों? क्योंकि या तो इंडियन सिटीजन ने या फिर इंडियन कंपनी ने वहां का कितना स्टेक ले लिया? मोर देन 50%। सही है। थर्ड, वन और मोर इंडियन सिटीजन एंड वन और मोर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया सिंगली और जॉइंटली हैव टेकन शेयर्स इन दैट कंपनी। अब बात समझो, विकास वोरा, यस एकेडमी और विकास वोरा एंड यस एकेडमी। अब ये तीनों केस में देखना, एक कंपनी है बाहर, ठीक है, इंडिया के बाहर, ठीक है, मर्फीज, इंडिया के बाहर एक कंपनी है मर्फीज, इसमें विकास वोरा सर के मोर देन 50% स्टेक है, इसमें विकास वोरा सर का मोर देन 50% स्टेक है, मर्फीज क्या बन गई? इंडियन कंपनी ट्रीट होगी? होगी। सेकंड केस, उसमें यस एकेडमी जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है उसका 50% स्टेक है, अब मर्फीज क्या बन गई? इंडियन कंपनी। सर फर्क नहीं पड़ता इंडिविजुअल ले या कंपनी एक्वायर करे, मर्फीज के अंदर 26% स्टेक विकास वोरा का है, 25% स्टेक यस एकेडमी का है। सर तब भी इंडियन होगी। क्यों? क्योंकि जॉइंटली भी दोनों इंडियंस ही है ना, जिन लोगों ने मोर देन 50% स्टेक एक्वायर किया है। इन सारे केसेस में ये जो बाहर वाली कंपनी जिसको पहले हम क्या बोलते थे? फॉरेन बोलते थे, अब उसको क्या बुलाना है? श्योर इनफ? एक सेकेंड, एक बार देख लो वापस से कंडीशंस को, इफ यू फाइंड एनी डाउट फॉर दिस। एनीथिंग विच इज स्लाइड 50-50, उसमें सिर्फ एक ही शेयर की पॉसिबिलिटी रह जाती है। तो मतलब ये सिर्फ बोलने की बात है, आप कभी भी मोर देन 50 पे ही स्टेक लेते हो और एग्जैक्ट 50 उठता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब शेयर्स की बात करते हो ना, हजारों करोड़ों की चीज़ होती है। तो मतलब सिर्फ एक शेयर इधर मोर देन 50, मतलब 50.1 भी हुआ तो कंट्रोल आपका है, मतलब 51 होने की भी जरूरत नहीं, इट्स जस्ट मोर देन 50 वॉट द टर्म वी यूज। तो यहाँ पे उसने लिख दिया नॉट लेस देन 50, मतलब 50% भी अगर इंडिया की हो गई तो वहीं से हम उसको इंडियन कंपनी की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला अपनी मर्जी नहीं चला सकता, ये भी नहीं चला सकता। अब इंडिया को सिर्फ 0.1 शेयर्स की और जरूरत है उस कंपनी को इंडियन कन्वर्ट करने की। अगर 50% तक पहुंच गए हो आप, इसका मतलब है दैट द अदर कंपनी इज विलिंग कि इंडियन लोग उसको टेक ओवर कर लें, वरना वो 50% स्टेक भी नहीं देती आपको, कभी भी बाहर वाला 50% नहीं देगा आपको स्टेक। Note, the above mentioned company has to comply with the provision of Companies Act 2013 from the time जैसे आपको इंडियन कंपनी बुला दिया, वरना आप जब बाहर से आते थे तो आपको सिर्फ इंडिया के अंदर खाली कंपनीज एक्ट के जो फॉरेन कंपनी के प्रोविजन थे उनसे अध्ययन करना होता था। एज अगेंस्ट अब आप एक नॉर्मल इंडियन कंपनी जिसको कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजन लगेंगे जैसे नॉर्मल कंपनी को लगते हैं। ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी सेक्शन 380। अच्छा, इसके ऊपर डालेगा चैप्टर 12, इसमें अपन अभी पढ़ रहे हैं पर ये चैप्टर 12 में फिर आएगा अपने पास। ठीक है। प्लीज देख लो एक बार, ये आपने पहले भी पढ़ा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी सेक्शन 380। एवरी फॉरेन कंपनी विच एस्टैब्लिशेस द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इनको एक 30 दिन के अंदर अपने स्टैब्लिशमेंट का, प्लेस ऑफ स्टैब्लिशमेंट का एक नोटिस देना है। किसमें? फॉर्म FC1 फॉर्म नंबर में ऐड करो, पीछे जो रजिस्टर्स बनाए थे ना तुमने उसमें लेके जाओ, FC1 डालो, आपको ROC को देना है ये।
आपको आरओसी को कौन सा फॉर्म देना है, FC1। कितने दिन के अंदर देना है, 30 डेज। उसमें फाइलिंग डेज डाल दो, FC1 डैश फाइल्ड बाय फॉरेन कंपनी, फाइल्ड बाय फॉरेन कंपनी, फाइल्ड बाय फॉरेन कंपनी, फाइल्ड बाय फॉरेन कंपनी टू ROC within 30 days of establishment, within 30 days of establishment। श्योर है, लिख लिया? यू वांट मी टू रिपीट इट? चलो अब देखो वापस से, अपन क्या पढ़ रहे हैं, फॉरेन कंपनी पढ़ा, अभी क्या पढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। व्हेन आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल अ रजिस्ट्रेशन? जब आपने देश में प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया है, चाहे फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली। दोनों ही केस में आपके स्टैब्लिशमेंट तैयार होने से कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आपको किसको फाइल करना है, आरओसी को फाइल करना है। क्या फाइल करना है, फॉर्म FC1। किस लिए फाइल करना है, ये नीचे वाले डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए। FC1 में क्या क्या दिखाओगे, आपकी कंपनी का MOA AOA पहला, जल्दी देख लो। अब देखो, मान लो तुम दुबई से आए हो, तुम्हारा MOA AOA अरेबिक में लिखा हुआ है। अब यहाँ वाले तो इतने टैलेंटेड है नहीं, ठीक है, आपको उसकी सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी लगानी पड़ेगी इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश हम पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट जल्दी से देख लीजिए, a certified copy of the memorandum and articles of the company or instrument defining the constitution of the company in English language। सही, आपने अपना MOA AOA बता दिया। फिर आप अपना बताओगे कि भारत के अंदर आपका फुल रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे शायद नहीं लिखा हुआ है, बट मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक बात बता देता हूँ। आपने इधर दो चीज़ें बतानी होती है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, मतलब आउटसाइड इंडिया, और इंडिया के अंदर आपका ऑफिस, दोनों ही बताने होते हैं। तो इसके आगे प्लीज़ खाली एक ब्रैकेट में डाल देना, एड्रेस ऑफ बोथ, रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड इंडिया एंड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ब्रैकेट में सिर्फ डाल देना रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड इंडिया, रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड इंडिया एंड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, दोनों का ही एड्रेस बताना होता है। श्योर? आपका MOA AOA बताया, रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड इंडिया एंड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, दोनों ही बताना है। लेट्स गो हेड, थर्ड पॉइंट, आपकी कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं और आपके कंपनी सेक्रेटरी कौन है, वो बता दीजिए। द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी। सर ये क्यों बताया जाता है, क्योंकि इधर में कम से कम एक रेसिडेंट डायरेक्टर आपके पास होना चाहिए। ये लिस्ट में आप बताते हो कि इनमें से रेसिडेंट कौन है। अगर कभी आपने फॉरेन कंपनी ध्यान से पढ़ाओ ना, इनके लिए बेटा ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कंसेप्ट आया है। कभी किसी ने ऑल्टरनेट डायरेक्टर पहले पढ़ा है? फाउंडेशन में नहीं था ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है। सो डोंट टच इट राइट नाउ। एक बार विकास सर को आपको ऑल्टरनेट डायरेक्टर बताने दो, मैं आगे आपको फिर बताऊंगा कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर कहाँ लगता है, ठीक है। अभी के लिए रहने दो, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है तो मतलब नहीं उसको हाथ लगाने का। अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट कहाँ गए, लिस्ट ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ वन और मोर पर्सन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रेसिडेंट इन इंडिया। कितने लोग हमारे देश में, इनके रेसिडेंट यहाँ पे जो लोग हैं जिनको हम नोटिस भेज सकते हैं। बेटा ये फोर्थ पॉइंट आपको वापस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अपन ऊपर वाले पॉइंट में डाल दो, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ कंपनी ब्रैकेट आउट ऑफ whom एटलीस्ट वन शुड बी अ रेसिडेंट डायरेक्टर। ब्रैकेट में लिखो आउट ऑफ विच वन शुड बी, out of which one should be a resident director. One should be a resident director. अच्छा, खत्म नहीं हुआ है। Upon whom, out of which one should be a resident director, upon whom notice can be served in India, upon whom notice can be served, upon whom notice can be served in India। श्योर है? ये बात आपने पहले ही पढ़ी होगी। एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जिसके ऊपर सारे नोटिस आते हैं, जो आगे रिप्लाई करता है कि कंपनी गलत जा रही है, सही जा रही है।
फोर्थ वाला पॉइंट कट कर दो, थर्ड वाले पॉइंट में अपन ने फोर्थ ऐड किया है। अच्छा, एक बार फिफ्थ वाला पॉइंट पढ़ना क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको सेकंड पॉइंट में लिखा दिया। द फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी इन इंडिया विच इज डीम्ड टू बी इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ऊपर सेकंड पॉइंट देखो अपन ने ब्रैकेट में लिखा है रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड इंडिया एंड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो दोनों पॉइंट सेम है एकदम, ठीक है। आप अलग अलग लिखना चाहें अलग अलग लिखें, एक ही पॉइंट में लिखना चाहें एक में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर आपकी चॉइस है। लास्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ऑन अर्लियर ओकेजन और ओकेजन्स। पहले कभी भारत में आए हो, अगर आए हो तो क्या किया था, कोई बिजनेस चलाया था, बंद हो गया, क्यों बंद हो गया बताओ। एकदम ठीक है, क्यों, ताकि हमें पता रहे कि आप पहले कब इंडिया में आए थे, कहीं कोई घपला तो नहीं करके गए थे, पहले कोई इनएफिशिएंट काम तो नहीं करके गए थे, गलत काम। सिर्फ आरओसी को नोटिफाई करना अगर आपने पहले कभी इंडिया में काम किया है तो। श्योर। नाउ note, in addition to the above requirements, foreign company shall also make an application to RBI in form FNC1 for opening branch or license office। अब इसी पर अपन ब्रांच पे आ रहे हैं, तो अब इस नोट में कुछ भी नहीं रखना, आप लोगों ने सिर्फ अपने पीछे वाले फॉर्म पेज पे जाओ और लिख लो टू ओपन अ ब्रांच ऑफिस, टू ओपन अ ब्रांच ऑफिस, टू ओपन अ ब्रांच ऑफिस FNC1 is filed. To open a branch office, FNC1 is filed. ठीक है, हाँ जी। नीचे वाला जो इसका नेक्स्ट है, नॉट इंपॉर्टेंट, सिर्फ रीड के लिए रखना है इसको, मैंने वी गेट टाइम। दीज आर कंप्लाइंसेस, उनको अपने एनुअल रिटर्न्स फाइल करने हैं, फॉरेन कंपनी को अपना नाम दिखाना है और उस लैंग्वेज में दिखाना है जहाँ पे लोग उसे पढ़ पाएँ। और लास्ट, फॉरेन कंपनी अगर बाहर चल रही है और हमारे देश में बंद हो जाती है तो उसे अनरजिस्टर्ड कंपनी की तरह बंद किया जाता है। ये आई गेस आपने सब फाउंडेशन में बहुत डिटेल में पढ़े हैं। सो ये इंपॉर्टेंट कंप्लाइंसेस आर नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। एंड वी गो डाउन टू योर लास्ट टॉपिक, दैट इज ब्रांच ऑफिसेस। अच्छा, anyone who can explain me what is a branch office? What is a branch office? Anyone? चलो चलो चलो, लो आराम से, ये लो पढ़ो। बोलो। मतलब कुल मिला के आप कह रहे हो जब एक पेरेंट कंपनी अपना काम इधर आके करे। अब देखो फर्क समझना, ब्रांच में क्या होता है, कंपनी अपना सारा डिपार्टमेंट यहीं ले आती है, यहीं मैन्युफैक्चर करेगी, यहीं सब कुछ तैयार करेगी और इधर ही सप्लाई कर देगी। उनकी एक पूरी ब्रांच यहाँ आ गई। अब बात समझना, एक्सिस की एक ब्रांच यहाँ पे भी है, दूसरी जगह पे भी है। दोनों ब्रांचेस सेम काम कर सकती हैं, सब कुछ सेम कर सकती है। क्यों? बिकॉज दीज आर ब्रांचेस, दे आर इंडिपेंडेंट, दे कैन डू एनीथिंग। ये ब्रांचेस कहाँ से आती है? पेरेंट कंपनी क्या करती है, बाहर सब कुछ तैयार करे, सारा काम तैयार करके इंडिया तक लेके आए, फिर उसको सेल करे, उसकी कॉस्ट बढ़ती है। इसकी जगह वो यहाँ पे क्या ओपन कर देगी, अपना ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस डालने का, इधर ही सब मैन्युफैक्चर करने का, इधर ही सेल करके निकल जाने का। सर इसका और कोई फायदा है? बहुत है। जहाँ जिस कंट्री में जाके बनाओगे वहाँ के टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है तुम वहीं ब्रांच ओपन करके बनाने की कोशिश करोगे जहाँ सस्ता है। सर ऐसा कभी किसी ने किया है? यूएस की बहुत सारी कंपनीज बनती यूएस में, निकलती हैं, एक ब्रांच लेके जाती हैं कहीं पे इजराइल में या फिर ईरान में, ऐसी जगह जाके बैठ जाएंगे जहाँ पे एकदम सस्ते में विदाउट टैक्स पे किए मस्त प्रोडक्शन करेगी, निकालेगी, इंडिया में लेके आएगी या कहीं भी लेके जाएगी और बेचेगी। वही चीज़ जो अगर उन्होंने यूएस में बनाई होती तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती। एज अगेंस्ट वही चीज़ अपनी ब्रांच ले गई बाहर, वहाँ बना के वापस लेके आई, तो कंपनी तो वो यूएस की ही रही बट टैक्स बचा लिया। एकदम ठीक है, इसलिए आप ब्रांच बनाते हो। यहाँ तक की बात समझ में आई द लॉजिक। अब सिर्फ इसको एकदम स्लोली एंड स्टडीली फर्स्ट की 3 लाइन रीड मारना।
फॉरेन कंपनीज ही आजकल क्या कर रही हैं, अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए क्या बनाती हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच ऑफिसेस। ब्रांच ऑफिस का मतलब क्या होता है, हमारी पेरेंट कंपनी का एक्सटेंशन, पेरेंट कंपनी को एक्सटेंड करके दूसरी जगह लेके चले जाओ, ठीक है। अ ब्रांच ऑफिस कैन बी स्टैब्लिश्ड बाय एनी बॉडी कॉर्पोरेट outside India, including a firm or association of person involved in manufacturing or trading activities। मतलब देखो इसने क्या बोला, कौन से काम में, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। मतलब यहीं आके अपनी ब्रांच ऑफिस लेके आ सकते हो और यहीं क्या स्टार्ट कर सकते हो, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हो। श्योर इनफ, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप इज एन ईजी वन विथ मिनिमम कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट एज अगेंस्ट ओपनिंग अ सब्सिडरी। जब आप एक फॉरेन कंपनी यहाँ की एक सब्सिडरी ओपन करें, उससे काफ़ी सिंपल है क्या ओपन करना, ब्रांच ओपन करना, पर उसमें आपको फेमा गाइडलाइंस के अंदर जाना पड़ेगा। फेमा गाइडलाइंस में क्यों, क्योंकि सर अभी हमने ऊपर नोट में भी पढ़ा था कि अगर कोई फॉरेन कंपनी भारत के अंदर क्या ओपन करना चाहती है, अपनी ब्रांच ओपन करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, FNC 1 फाइल करेगी, किसके साथ, RBI के साथ। देखो भी, द एप्लीकेशन हैज टू बी मेड इन फॉर्म नंबर FNC 1, ऑलरेडी लिखा हुआ है अपन ने, इसको प्लीज FNC 1 कर लीजिए। एंड आर कंसिडर्ड बाय RBI अंडर 2 रूट्स। कौन से रूट होते हैं, अप्रूवल रूट, और दूसरा सर एक होता है ऑटोमेटिक, दूसरा अप्रूवल। सही है, ऑटोमेटिक मतलब खाली RBI का अप्रूवल और निकलो, और दूसरा रूट कौन सा होता है, अप्रूवल, जहां पे गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है। श्योर, याद है, वापस बताऊं, मर के भी नहीं सर, ठीक है। अच्छा, ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या होता है, ऐसा रूट जहां पे अपन ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% इंडिया में अलाउ कर रखा है। देख लो, द रिजर्व बैंक रूट टेकन व्हेन प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ द फॉरेन कंपनी फॉल्स अंडर द सेक्टर वेयर 100% FDI इज परमिसिबल। RBI रूट को और क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक रूट। लिखो उसके ऊपर, ऑटोमेटिक रूट, याद रहेगा। RBI रूट इज ऑल्सो नोन एज ऑटोमेटिक, जहां 100% FDI अलाउड है। सो when then taken when the principal business of the foreign company falls under sectors where 100% FDI is permissible. The government route when the sectors do not permit 100% FDI. तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, RBI के पास एप्लीकेशन दोगे, पर एक और अप्रूवल लगता है किसका, गवर्नमेंट का। अब बेटा गवर्नमेंट में कौन अप्रूव करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देख लो, RBI कंसिडर्स एप्लीकेशन अंडर दिस इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो गवर्नमेंट रूट के अंदर गवर्नमेंट का अप्रूवल प्लस RBI, दो का अप्रूवल लगता है। पर वो कब लगता है, जब आप उस सेक्टर में आ रहे हो जहां पे 100% FDI नॉट अलाउड है। श्योर। अब देखो, ब्रांच ऑफिसेज कैन बी फंडेड बाय फॉरेन कंपनीज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। ब्रांच ऑफिस में वो लोग क्या कर सकते हैं, उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स एंड बोरोइंग। मतलब ब्रांच ऑफिस अपने इक्विटी शेयर बेच के पैसे रेज कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर बेच के पैसे रेज कर सकता है, और डिबेंचर्स मतलब एक नॉर्मल कंपनी की तरह। तो इसको याद रखने के लिए आपने क्या रखना है, क्या ब्रांच ऑफिस कैन बी फंडेड बाय एनी नॉर्मल वे ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट। एकदम ठीक है, ये सही है। आप बोल रहे थे नहीं, चलेगा। सो विद दिस वी सम अप योर चैप्टर। अभी क्लियर। लेक्चर में बैठने का आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका सम्मान है, अलग लेवल पे आपने गजब मेहनत की है, अलग लेवल डेडिकेशन के साथ बैठे हो। बिल्कुल पार्टी ही पार्टी है। शटअप। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।